तो भैया आज की इस वीडियो में हम लोग जीन प्याजे की जन्म कुंडली के बारे में जानेंगे। नहीं भाई, हम उसके बीवी बच्चों के बारे में नहीं जानेंगे। हम उसके जो भी संज्ञानात्मक विकास से संबंधित अपने कॉन्ट्रीब्यूशंस या योगदान है उनके बारे में जानेंगे। जैसे उनने जैसे चरण दिया है यानी स्टेजेस दिया है, या फिर उनने जो जो सिद्धांत दिया है भाई, जो भी थ्योरीज दिया है उनके बारे में जानेंगे। तो भाई आज की वीडियो होने वाली है बहुत ज़्यादा मज़ेदार। तो भाई चलते हैं वीडियो में। तो चलो भैया अब अपन लोग जीन प्याजे के बारे में जानते हैं, उसकी जन्म कुंडली के बारे में जानते हैं। तो सबसे पहले भैया ये जो तुम्हें सुंदर सा आदमी दिख रहा है ये और कोई नहीं भाई जीन प्याजे है। जो जीन प्याजे था ना भाई, इसका जन्म हुआ था भाई स्वीडन में, और ये एक स्वीडिश मनोवैज्ञानिक था, यानी एक स्वीडिश साइकोलॉजिस्ट था। ठीक है, अभी जो जीन प्याजे था ये एक मूल रचनावादी था, यानी एक रेडिकल कंस्ट्रक्टिविस्ट था। कंस्ट्रक्टिविस्ट कौन होता है, यानी रचनावादी कौन होता है? रचनावादी या कंस्ट्रक्टिविस्ट वो व्यक्ति होता है जो ये मानता है कि बच्चा जो है वो सक्रिय है, यानी कि वो जो है नॉलेज को बनाने की यानी उसकी संरचना करने की, उसकी रचना करने की कोशिश करता है, यानी नॉलेज को क्रिएट करने की कोशिश करता है। ठीक है, तो अब रेडिकल कंस्ट्रक्टिविस्ट कौन होते हैं? वो ये मानते हैं कि जो बच्चा है वो खुद से प्रयास करता है और जो है ज्ञान का अर्जन करता है। ठीक है, खुद से प्रयास करके ज्ञान का अर्जन करता है, यानी इंडिपेंडेंटली बिना किसी की हेल्प के खुद से नॉलेज एक्वायर करने की कोशिश करता है। ठीक है, अब भाई जीन प्याजे जो है ना भाई, इस बंदे ने बहुत योगदान दिया है किसमें? बाल विकास में। ठीक है, अब इतना इसके बारे में जानना जरूरी था। अब आगे बढ़ते हैं। अब भैया इसकी थ्योरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट यानी भाई संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के बारे में जानूं। अब ये क्या बोलता है भैया? ये बोलता है कि जो बच्चा है उसका कॉग्निटिव डेवलपमेंट यानी सोचने समझने और कल्पना करने की, यानी थिंकिंग करने की, प्रोसेसिंग करने की, इमेजिनेशन करने की, लॉजिकल थिंकिंग करने की, रीजनिंग की, इन सब की जो उसकी जो शक्ति है भाई वो कैसे बढ़ती है, एबिलिटी कैसे बढ़ती है? जब वो नई जानकारी देता है और अपने स्कीमा में परिवर्तन लाता है, एसिमिलेशन या एकोमोडेशन के थ्रू, यानी अभिग्रहण या समायोजन के थ्रू। अब भाई ज्यादा चीजें पढ़ लेने पड़ी होगी तो मैं जो बता रहा हूं वो सुनो। बस कॉग्निटिव डेवलपमेंट यही बोलता है कि बच्चे का जो है ना भाई संज्ञानात्मक विकास तब होता है जब वो नई जानकारी लेता है और अपने स्कीमा में परिवर्तन लाता है। ठीक है, अब इंपॉर्टेंट टर्म्स के बारे में जानो। सबसे पहले भैया ये स्कीमा क्या होता है? तो भैया स्कीमा वो संरचना होती है, वो संगठित भंडार होता है जिसके अंदर ज्ञान रखा जाता है, यानी ये वो ब्लूप्रिंट होता है, वो स्टोरेज प्रोसेसिंग यूनिट होती है जिसके अंदर जानकारी रखी जाती है, यानी ये वो खांचा है जिसके अंदर जानकारी रखी हुई है जमा के, वर्गीकरण करके। ठीक है, अब देखो ये स्कीमा को समझो भाई, ये जो पूरी संरचना है ये स्कीमा है। क्यों? क्योंकि इसमें जानवर से संबंधित जानकारी है, फलों से संबंधित जानकारी है, व्हीकल से संबंधित जानकारी है और रंगों से संबंधित जानकारी है। ठीक है, अब ये जो स्कीमा रहता है ना भाई, ये सब स्कीमा में डिवाइडेड रहता है, यानी वर्गीकरण होता है। जैसे मान लो जानवर के सब स्कीमा में जानवर से संबंधित जानकारी है, फलों के सब स्कीमा में फलों से संबंधित जानकारी है, इसी प्रकार से गाड़ियों के सब स्कीमा में गाड़ियों से संबंधित जो है जानकारी है। इसी प्रकार से सब स्कीमा भी स्कीमा में डिवाइड और सब स्कीमा में डिवाइड रहता है। जैसे कुत्ते के सब स्कीमा में कुत्ते से संबंधित जानकारी है, सेब के सब स्कीमा में सेब से संबंधित जानकारी। ठीक है, तो इसमें जानकारी का वर्गीकरण यानी क्लासिफिकेशन होता है। ठीक है, इतना स्कीमा के बारे में जानना था। अब जानो भैया एडेप्टेशन यानी अनुकूलन, एसिमिलेशन यानी अभिग्रहण और एकोमोडेशन यानी समायोजन होता क्या है। तो भैया एडेप्टेशन का क्या मतलब होता है? जब आप पर्यावरण के हिसाब से खुद को एडजस्ट करते हो या खुद को ढालते हो तो इसको हम क्या कहते हैं भैया? एडेप्टेशन कहते हैं। जैसे मान लो मैं अभी के अभी तुम्हें यूएसए में भेज दूं तो तुम उनकी भाषा के अनुसार खुद को ढालोगे, उनके खाने पीने के तरीके से खुद को ढालोगे, उनके बोलने के तरीके से खुद को ढालोगे। क्यों? ताकि तुम वहां पे खुद को ढाल लो और वहां पे सरवाइव कर सको। इसी प्रकार से भैया जब नई जानकारी मिलती है ना तो हमारा जो दिमाग रहता है वो स्कीमा को एडजस्ट करता है, उसमें परिवर्तन लाता है ताकि अपन उस नई जानकारी के हिसाब से खुद को ढाल ले। ठीक है, चलो भैया अब एसिमिलेशन के बारे में जानते हैं। ठीक है, एसिमिलेशन का क्या मतलब होता है? जब हम पुरानी जानकारी में नई जानकारी को ठूसने का प्रयास करते हैं तो उसी को हम क्या कहते हैं भैया? उसी को हम एसिमिलेशन कहते हैं। जैसे मान लो जब मैं छोटा था मैं मानता था जो चीज़ गोल है और आटे की बनी हुई है वो रोटी है, तो और अब क्या हुआ, मेरी मम्मी ने पराठे बना दी, अब वो भी क्या है भाई? गोल है।
और साथ में वो भी आटे से बना हुआ है। तो मैंने बोला भाई ये तो रोटी है। क्यों? क्योंकि मैंने पहले से क्या मान के रखा था, गोल और आटे से बना हुआ रोटी जो होता है, तो मैंने रोटी बोल दिया। अब मैंने क्या करा, मेरी जो पहले से जानकारी थी, पहले से ओल्ड स्कीमा में जो भी नॉलेज थी, मैंने उस नॉलेज का इस्तेमाल किया और नई जानकारी को उसमें ठूसने का प्रयास किया। तो इसको क्या कहते हैं भाई, इसको एसिमिलेशन यानी भाई अभिग्रहण कहते हैं। इसी प्रकार से भैया एकोमोडेशन या समायोजन क्या होता है, जब हम हमारे स्कीमा में परिवर्तन लाते हैं, यानी हमारे स्कीमा में चेंजेस लाते हैं या कुछ नया स्कीमा बनाते हैं, तो इसको हम क्या कहते हैं भैया, इसी को हम एकोमोडेशन या समायोजन कहते हैं। अब जैसे मान लो मैंने गलती कर दिया, मम्मी ने क्या बताई, बेटा जो चपटा रहता है यानी गोल रहता है और साथ में आटे का बना रहता है तो वो रोटी कहलाता है। इसी प्रकार से चपटा रहता है यानी गोल रहता है और साथ में आटे से बना रहता है और उसमें तेल डलता है तो वो पराठा होता है। अब मैंने क्या किया, मैंने एक नया स्कीमा बना लिया पराठे का कि भाई पराठा गोल भी रहता है, आटे से भी बनता है, तेल भी डलता है। और मैंने रोटी का क्या स्कीमा बना लिया कि वो गोल भी रहता है और बस आटे से बनता है। तो जब नई जानकारी बनती है, नया स्कीमा बनता है, तो हम उसे क्या कहते हैं भैया, उसे हम एकोमोडेशन या समायोजन कहते हैं। देखो इन दोनों में बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन होती है लोगों को, इसलिए मैंने इसे बहुत डिटेल में समझाया। ठीक है, तो चलो भैया अब अपन लोग थ्योरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट को फाइनली समझते हैं कि भैया ये थ्योरी क्या बोलती है। तो इसको अपन एक कहानी से जानेंगे, फिर मैं कहानी के स्टेप्स को तोड़ के तुम्हें बताऊंगा कि मैंने कहानी में क्या क्या बताया। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं। तो भैया मैं हमेशा से एक छोटा बच्चा था, हमेशा से ही था। मैं ये मानता था भैया जिसकी भी 4 टांग और 1 पूंछ होती है वो कुत्ता होता है। मैं इसी विचारधारा के साथ मेरे माँ बाप के साथ घूमने चला गया। मैं चलता गया, फिर हम लोग जा रहे थे, तब एक जानवर ने हमारा रास्ता काटा। इसकी 4 टांग थी और 1 पूंछ थी। मैंने देख के बोल दिया कि मम्मी पापा ये तो एक कुत्ता है। फिर मम्मी पापा ने मेरी तरफ देखे निराशा भरी आंखों से, बोले बेटा तू शर्मा जी के लड़के को क्या हराएगा, तू तो कुत्ते बिल्ली में अंतर नहीं कर पा रहा। उनकी आंखों में नमी थी, वो रोने ही वाले थे, पर फिर भी उनने मुझे समझाया जिसकी 4 टांग 1 पूंछ होती है और जो भौंकता है वो कुत्ता होता है, और जिसकी 4 टांग और 1 पूंछ होती है और जो म्याऊं करती है वो बिल्ली होती है। ठीक है, अब ये सब मैंने सुना और फिर उसके बाद मैं खुश हो गया। ये देखो 4 टांग 1 पूंछ, 4 टांग 1 पूंछ, मैंने नई जानकारी बना लिया और फिर क्या हुआ, मैं वापस खुश हो गया। अब देखो कहानी जितनी फालतू थी इसमें उतनी ज़्यादा काम की बातें थी भाई। देखो मेरी हमेशा से क्या मानना था, 4 टांग और 1 पूंछ वाला कुत्ता होता है, तो ये मेरा एग्जिस्टिंग स्कीमा था, ये मेरा मौजूदा स्कीमा था जो मैं हमेशा से मानता था, यानी ये मेरी पुरानी जानकारी थी। अब क्या हुआ, एक न्यू इन्फॉर्मेशन, एक नई सिचुएशन आई भाई, एक नई परिस्थिति आई। मेरा एक जानवर ने रास्ता काटा, मैंने क्या किया, एसिमिलेशन किया, मेरी पुरानी जानकारी से नई जानकारी में ठूसने का प्रयास किया। मैंने क्या देखा भैया 4 टांग 1 पूंछ है, तो मैंने बिल्ली को देख के क्या बोल दिया भाई, कुत्ता बोल दिया। मैं गलत था क्या? नहीं गलत था। क्यों? क्योंकि मैंने पुरानी जानकारी में नई जानकारी को ठूसा। अब क्या हुआ, मेरे माँ बाप ने मेरी तरफ देख के बोले कि नहीं बेटा तू गलत है। अब असंतुलन हो गया भाई, मैं भौंकला गया, अरे ऐसी की तैसी ये कैसे हो गया, मैं नहीं मानता, ये तो कुत्ता है। फिर मेरे मम्मी पापा ने, मेरे माँ बाप ने क्या बताया भैया, जिसकी 4 टांग 1 पूंछ और म्याऊं बोलता है बिल्ली होती है, और 4 टांग 1 पूंछ और भाऊ बोलता है यानी भौंकता है वो कुत्ता होता है। तो अब मैंने एक नया स्कीमा बनाया कुत्ते का और बिल्ली का, और जब नया स्कीमा बनता है तो हम उसे क्या कहते हैं भाई, एकोमोडेशन कहते हैं। देखो पहले मैंने 4 टांग 1 पूंछ कुत्ता है, 4 टांग 1 पूंछ कुत्ता है, मैंने मान लिया। लेकिन अब मैंने क्या बोला, जो कुत्ता है वो भौंकता है और बिल्ली जो रहती है वो म्याऊं करती है। ठीक है, यहाँ पे अंतर हो गया, अब इक्विलिब्रियम हो गया, मैं खुश हो गया। अब देखो भाई यहाँ पे 2 स्टेप्स में लोगों को बहुत ज़्यादा जो है कंफ्यूजन होती है। ये होता है भैया पहले एसिमिलेशन और डिसइक्विलिब्रियम, ये दोनों लगभग भाई सेम ही है, क्योंकि आप दोनों में ही पुरानी जानकारी से मिला रहे हो। तो जब आप पुरानी जानकारी से मिलाते हो तो उस प्रक्रिया को क्या कहते हैं भाई, एसिमिलेशन कहते हैं। और जब वो गलत होती है, यानी आपने पुरानी जानकारी से इसको मिलाए पर ये गलत हो गया, तो जब असंतुलन हो जाता है, आपको जो पहले से पता था और जो नई परिस्थिति आती है उसके बीच में असंतुलन हो जाता है, तो उसे डिसइक्विलिब्रियम कहते हैं, जब बच्चा कंफ्यूज हो जाता है। ठीक है, अब देखो फटफट शॉर्ट में समझो, मैं पहले क्या समझता था, वो मेरी मौजूदा स्कीमा था कि 4 टांग 1 पूंछ वाला कुत्ता। उसके बाद नई परिस्थिति आई, न्यू इन्फॉर्मेशन बनी, मैंने एक बिल्ली देख लिया। अब मैंने क्या किया, उसे कुत्ता बोल दिया क्योंकि उसमें कुत्ते वाली सारी खूबियाँ थी। फिर डिसइक्विलिब्रियम हो गया क्योंकि मेरे माँ बाप ने बोले नहीं बेटा ऐसा नहीं है। फिर मैंने क्या किया, नया स्कीमा बनाया, तो वह एकोमोडेशन हो गया।
ठीक है। फिर आखिरी में क्या हुआ भैया, इक्विलिब्रियम हो गया, सब बढ़िया हो गया, ये बल्ले बल्ले। तो भैया ये जो पूरी कहानी थी ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी थी भाई। तो चलो भैया वो अपन लोग अपने नेक्स्ट टॉपिक में जाते हैं। तो भैया नेक्स्ट टॉपिक बहुत ज़्यादा ज़रूरी है भाई। अपने नेक्स्ट टॉपिक का क्या नाम है भाई, अपने नेक्स्ट टॉपिक का नाम है भैया संज्ञानात्मक विकास के चरण, यानी भाई स्टेजेस ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट के बारे में। ठीक है। तो सबसे पहला जो चरण आता है भैया इसे हम सेंसरी मोटर स्टेज कहते हैं, यानी संवेदी गतिशील चरण कहते हैं। ठीक है। ये बच्चे के पैदा होने से 2 साल की उम्र तक रहता है। इसमें बच्चा क्या करता है ये जानते हैं। सबसे पहला, बच्चा लर्न थ्रू सेंसेस एंड मोटर एक्शंस, यानी बच्चा जो है इंद्रियों का इस्तेमाल करके और क्रिया करके सीखता है। यानी कि बच्चा जो है वो कोई चीज़ ना सुनेगा ना वो किसी की कोई बात मानेगा, वो स्वयं से खुद करके देखेगा। जैसे मान लो अगर बच्चे को तुम कुछ भी आसपास देते हो तो वो उसे खाने लगता है, यानी कि वो हर एक चीज़ का स्वाद लेता है और फिर पता करता है क्या चीज़ खाने लायक है क्या चीज़ नहीं है। अगर तुमने बच्चे को बोले बेटा ये गर्म है मत छूना, वो खुद छू के देखेगा और फिर पता करेगा अच्छा इस चीज़ को नहीं छूना रहता है और इस चीज़ को मैं छू सकता हूँ। यानी वो अपनी इंद्रियों का भाई बेसिक 5 सेंसेस रहते हैं अपने, आँख नाक कान मुंह टंग और अपनी स्किन। भाई ये अपने बेसिक 5 सेंसेस रहते हैं। ठीक है। और इन्हीं का ही हम यूज़ करते हैं, यानी इन्हीं का ही बच्चा यूज़ करता है जानकारी लेने के लिए। ठीक है। सेंसरी मोटर में क्या होता है भैया, बच्चे के अंदर ऑब्जेक्ट परमानेंसी का भाव आ जाता है। अब ऑब्जेक्ट परमानेंसी क्या होती है या वस्तु स्थायित्व क्या होता है कि अगर बच्चे की नज़रों से कोई चीज़ हटा दी गई है तो उसका अस्तित्व खत्म नहीं हुआ है, बच्चा ये बात समझने लगता है। जैसे मान लो अगर बच्चे ने मेरा फ़ोन ले लिया तो मैंने क्या किया, उसके पापा का चश्मा लिया, उसे थमा दिया और फ़ोन खींच लिया। तो अगर बच्चा 1.5 साल से कम उम्र की रहेगा तो वो बोलेगा अरे फ़ोन गायब हो गया, यही है मेरे पास, अब मेरे को इसी से खेलना पड़ेगा। लेकिन जब वो 1.5 साल से ऊपर की उम्र का हो जाता है वो समझने लगता है कि भैया बहुत चालाक है, इसने अपने पीछे फ़ोन रख लिया है तो मैं और रहूँगा ताकि मुझे वो फ़ोन ही मिल जाए। यानी बच्चे के अंदर ऑब्जेक्ट परमानेंसी यानी वस्तु स्थायित्व की समझ आ जाती है कि मेरी आंखों से अगर कोई चीज़ ओझल हुई है इसका मतलब उसका अस्तित्व यानी उसका एग्जिस्टेंस खत्म नहीं हुआ है, वो चीज़ अभी भी इस दुनिया में है। बच्चे का गोल डायरेक्टेड बिहेवियर रहता है इस टाइम, यानी लक्ष्य उन्मुख रहता है। देखो जो बच्चा है ना बहुत सिंपल सा है कि भैया ऐसा बोलते नहीं है कि बच्चे के अंदर तो लगता है खीले लगे हुए सीधे से बैठ ही नहीं सकता। ये बच्चे के अंदर विशेषता ही होती है कि वो सीधे से बैठ ही नहीं सकता, वो कुछ ना कुछ करता ही रहेगा। उसे मम्मी दिख जाएगी वो मम्मी की तरफ जाने लगेगा, पापा दिख जाएंगे पापा की तरफ जाने लगेगा, उसे चाकू दिखेगा वो चाकू उठाने लगेगा। वो सब कुछ करता ही रहता है। क्यों करता है? क्योंकि उसका गोल डायरेक्टेड बिहेवियर रहता है, वो कुछ लक्ष्य बना लेता है और उसकी तरफ ही जाता रहता है। ठीक है। तो ये होता है भैया सेंसरी मोटर स्टेज वाह। उसके बाद हम लोग बात करते हैं भैया प्री ऑपरेशनल स्टेज, जो 2 से 7 तक होता है। इसमें क्या होता है, बच्चे का रैपिड लैंग्वेज डेवलपमेंट होता है, यानी भाषा का विकास अत्यंत तेजी से होता है। अगर तुमने अभी बच्चे को बढ़िया इंग्लिश वाला माहौल दे दिया तो बच्चा आराम से इंग्लिश बोल लेगा, और अगर अभी नहीं दिए तो उसे आगे सीखने में दिक्कत जाएगी। ठीक है। यानी अभी तुम जिस प्रकार की भाषा का प्रयोग उसके सामने करोगे वो उसी भाषा का प्रयोग फ्यूचर में भी करेगा। ठीक है। इसमें बच्चे के अंदर ईगो सेंट्रिज्म यानी आत्म केंद्रतावाद या अहम केंद्रतावाद की जो रहती है सोच रहती है, समझ रहती है। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि बच्चा मानता है कि मेरा जो दृष्टिकोण है चीज़ों को देखने का बाकी सबका भी वही होना चाहिए। अगर मुझे आलू पसंद है तो सबको आलू पसंद होने चाहिए, और अगर किसी को आलू पसंद नहीं है तो वो बंदा अजीब है। यानी वो ये मानता है कि जो चीज़ मुझे पसंद है वो सबको पसंद होनी चाहिए। अगर मैं खिलौने खेलने में पसंद करता हूँ तो पापा नहीं खेलते खिलौने तो पापा अजीब है। ठीक है। तो ये ईगो सेंट्रिज्म यानी आत्म केंद्रतावाद की जो सोच रहती है उसे कहते हैं। ठीक है। तो इसमें क्या रहता है, बच्चे के अंदर एनिमिज्म यानी कि भाई जीवाद की भावना रहती है। अब ये एनिमिज्म या जीवाद क्या होता है तुमने देखे होगे। अगर मान लो बच्चा साइकिल चला रहा है, ठीक है, वो चलाते चलाते साइकिल से गिर गया, तो अब ये क्या करेगा, बच्चा साइकिल के ऊपर इल्जाम लगाएगा कि तेरी वजह से गिर गया मैं, तू मुझे नहीं चलाने देना चाहती है, और 2-3 थप्पड़ लगाएगा ना साइकिल को, हट तेरी ऐसी की तैसी। अब देखो क्या बच्चा भौंकला गया है? नहीं भाई, बच्चा भौंकलाया तो नहीं है। ऐसा बच्चा कर क्यों रहा है? क्योंकि इस समय बच्चों की विशेषता रहती है कि वो ऐसी चीज़ जिसमें प्राण नहीं होते ना उसमें प्राण देखते हैं कि भैया ये जो साइकिल है इसकी भी अपनी समझ है, इसने मुझे सोच समझ के गिराई है। ऐसा तुमने देखे भी होगे, बच्चे अपने गुड्डे गुड़िया से बात करते रहते हैं तो तुम्हें लगता है भाई इसके अंदर कोई भूत प्रेत आत्मा घुस गई। नहीं घुसी भाई,
बच्चा जो है निर्जीव चीज में भी जीवन देखता है, इसलिए वो गुड्डे गुड़िया से बात करता है, ठीक है। अरे अपन बड़े भी तो करते हैं भाई, जैसे अगर मेरा फोन गिर गया तो फोन देखो कुछ हुआ तो नहीं, नॉर्मल है भाई। अब बात करते हैं भैया सेंटरेशन की। सेंटरेशन क्या होता है? सेंटरेशन का मतलब होता है जब हम सिर्फ किसी एक आयाम में अपना केंद्र रखते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं भैया? सेंटरेशन कहते हैं या फिर केंद्रीकरण कहते हैं। यस, जब हम लोग किसी एक ही एस्पेक्ट में फोकस करते हैं। जैसे मान लो, अगर मान लो एक भैया है और एक दीदी है, ठीक है, दीदी की हाइट कम है, भैया की हाइट ज़्यादा है, तो बच्चा एक नज़र में देख के क्या बोलेगा कि भैया जो है ज़्यादा उम्र के, दीदी जो है कम उम्र की है। क्या हुआ? बच्चे ने सिर्फ एक ही आयाम में केंद्र कर दिया, हाइट में, और दीदी को बोल दिया आप छोटी उम्र के हो। दीदी गुस्सा हो जाएगी। पर बच्चे ने ऐसा क्यों कहा? क्योंकि बच्चे के अंदर केंद्रीकरण का भाव रहता है, यानी वो सिर्फ और सिर्फ एक आयाम में अपना केंद्र रखता है, एक ही एस्पेक्ट में अपना फोकस रखता है। एक और एग्जाम्पल हो जाएगा इसका बहुत बढ़िया। अगर मान लो दोनों 1-1 लीटर की बॉटल है, ठीक है, पर एक जो है उसका आकार अलग है, एक जो है उसका आकार अलग है, तो वो बोलेगा इसमें अलग पानी आता है, इसमें अलग पानी आता है। तो बच्चा क्या कर रहा है? आकार में केंद्र डाल रहा है, ठीक है। तो इसी को हम क्या कहते हैं भाई? सेंट्रेशन कहते हैं। ये जो लैक ऑफ कंजर्वेशन है ना भाई, ये भी काफी हद तक सेंट्रेशन से ही संबंधित है। जैसे मान लो लेकिन ये थोड़ा मात्रात्मक होता है भाई, ये क्वांटिटेटिव में ज्यादा फोकस रखता है। जैसे मान लो बच्चा है, मानेगा दो चीजों की मात्रा समान नहीं हो सकती। जैसे मान लो एक जो है 5 सिक्के हैं, ठीक है, 1-1 रुपए के, और एक 5 की नोट है। वो मान ही नहीं सकता कि दोनों की मात्रा बराबर है। दोनों 1-1 लीटर की बोतल है पर आकार अलग अलग है, तो वो मान ही सकता दोनों में 1 लीटर पानी आ रहा है। तो ये ज्यादातर मात्रात्मक होता है, ठीक है। तो ये क्या होता है भैया? प्री ऑपरेशनल स्टेज होता है। इसको हम कहते हैं भैया पूर्व संचालन चरण कहते हैं, ठीक है। याद रखना, कंजर्वेशन को हम संरक्षण कहते हैं। फिर आते हैं भैया कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज, जो 7 से 11 तक रहता है। इस कॉन्क्रीट ऑपरेशन स्टेज में क्या होता है? बच्चे के अंदर लॉजिकल थिंकिंग यानी तार्किक सोच, यानी अब वो चीजों को समझने लगता है और तर्क देने लगता है, वो भी लॉजिकल भाई। तार्किक सोच जो है उसकी डेवलप होने लगती है। और बच्चे के अंदर जो है बच्चे के अंदर जो है भाई कॉन्क्रीट ऑब्जेक्ट या इवेंट को समझने की समझ आ जाती है। जैसे मान लो मैंने बच्चे को बोला बेटा ये चश्मा है, उनने बोला ठीक है भाई मान लिया। मैंने बच्चे को बोला बेटा ये इरेजर है, उनने बोला ठीक है भाई मान लिया। पर अगर मैंने बच्चे को ये बोला कि बेटा ये जो पूरी दुनिया है ये छोटे छोटे अणुओं से बनी हुई है, जिन्हें हम परमाणु कहते हैं, एटम्स बोलते हैं, तो बोलेगा नहीं माना। क्यों नहीं माना? क्योंकि बच्चा अमूर्त चिंतन नहीं कर पाता। बच्चा जो है ठोस में जब तक उसे चीज दिखाओगे नहीं तब तक वो नहीं मानेगा कि भैया ये है। अब मैं एटम कैसे हाथ में लाके दिखा दूं भाई, ठीक है। उसके बाद आता है बच्चे के अंदर आ जाता है भैया कंजर्वेशन का भाव। कंजर्वेशन का भाव आ जाता है, इसका मतलब बच्चा समझने लगता है कि अगर 5 रुपए के 5 सिक्के, 1 रुपए के 5 सिक्के और एक 5 की नोट है, तो दोनों की जो मात्रा है वो बराबर है। यानी अब वो सिर्फ एक आयाम में केंद्र नहीं रखता है। बच्चे के अंदर रिवर्सिबिलिटी का भाव आ जाता है। रिवर्सिबिलिटी क्या होती है? अगर बर्फ से पानी बना है तो पानी से बर्फ बन जाएगी। बच्चा मान लेगा, ठीक है भाई मान लिया कि अगर बर्फ से पानी बना है तो पानी से बर्फ बन जाएगी, ठीक है। बच्चे के अंदर क्लासिफिकेशन यानी वर्गीकरण का भाव आ जाता है। यानी अब वो चीज़ों को वर्ग में डिवाइड कर सकता है, यानी वर्गीकरण कर सकता है भाई। ये तो लिखा है यहाँ पे, ठीक है। जैसे मान लो जिनकी समान विशेषताएं हैं उनको वर्गों में डिवाइड कर दिया, वर्गों में विभाजित कर दिया। जैसे भैया जो 2D शेप्स है उसमें उसने क्या ले लिया भैया? स्क्वायर ले लिया, रेक्टेंगल ले लिया, ट्रायंगल ले लिया। 3D शेप्स में क्या ले लिया भाई? कोन ले लिया, क्यूब ले लिया, क्यूबॉइड ले लिया। तो उसने विशेषताओं के आधार पर उन्हें वर्गीकरण कर दिया। इसमें बच्चा जो है ना उसके अंदर सीरिएशन यानी श्रेणीकरण का भाव आ जाता है कि वो सीरीज बना सकता है। अगर मैंने बोला बेटा अभी 2, 4, 6 तो बता देगा भैया अगली बार 8 आ रहा है, सब में आप 2-2 जोड़ते जा रहे हो। तो ये क्या है भैया? सीरिएशन है, एक सीरीज बन रही है। तो ये क्या है भैया? सीरीज बन रही है। तो वो अब सीरीज को समझने लगता है, 1 2 3 4 5 6 7 8 सीरीज बनेगी तो सीरीज को समझने लगेगा, ठीक है। उसके बाद आता है भैया फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज वा। इस फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज वा जो है ये 11 साल से बाद की उम्र में आता है। इसमें क्या होता है? बच्चा एब्स्ट्रैक्ट या हाइपोथेटिकल रीजनिंग चालू कर देता है। एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग या हाइपोथेटिकल रीजनिंग क्या होती है? तो एब्स्ट्रैक्ट का मतलब होता है भैया अमूर्त चिंतन। ये देखो यहाँ लिखा है अमूर्त चिंतन चालू कर देता है, काल्पनिक तर्क चालू कर देता है। अगर मैंने बच्चे को बोला बेटा ये जो पूरी दुनिया है ये अणुओं से बनी हुई है, जिन्हें हम परमाणु कहते हैं, एटम्स कहते हैं, तुम भी एटम्स से बने हुए हो, तो बोले मान लिया। यानी अब अमूर्त चिंतन चालू हो जाता है। अब बच्चा जो है मानना चालू कर देता है कि हाँ भाई मान लिया, हाँ भाई मान लिया।
हाइपोथेटिकल रीजनिंग यानी अब उसके अंदर जो काल्पनिक तर्क है ना उसकी शक्ति बढ़ जाती है कि अब वो कल्पना कर सकता है कि भाई मान लिया। अब देखो भाई बच्चे के अंदर साइंटिफिक प्रॉब्लम सॉल्विंग चालू हो जाती है, यानी बच्चे को समस्या का समाधान तो करना है पर वो साइंटिफिक या वैज्ञानिक तरीके से करेगा। जैसे मान लो अगर तारे टिमटिमा रहे, छोटे से बच्चे को तुमने बोले कि बेटा ये तारे टिमटिमा रहे हैं, अब उनने पूछा भैया ये तारे क्यों टिमटिमा रहे, अपन ने बोल दिया भैया तेरी दादी नानी है कुछ बोलना चाह रही है तो वो बात करने लगेगा। अब तुम बड़े बच्चे को ऐसा बोलना, तुम बोलोगे, अब वो पूछेगा अरे यार भैया ये तारे क्यों टिमटिमाते हैं, और तुम बोलोगे तेरी दादी नानी वाले मेरे को फालतू बात मत बताओ, मुझे बताओ ऐसा क्यों हो रहा है सही में। तो इसी क्या कहते हैं भैया साइंटिफिक रीजनिंग। फिर तुम बताओगे भैया एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन की वजह से होता है, अपने ये वायुमंडल के परावर्तन की वजह से होता है। फिर तो बोलेगा ठीक है भाई मान लिया, मान लिया, मान लिया उसकी एक सिग्नेचर लाइन है, ठीक है। इसमें डिडक्टिव रीजनिंग चालू हो जाती है। देखो ये डिडक्टिव रीजनिंग जैसे निगमन कहते हैं और एक इंडक्टिव रीजनिंग जैसे आगमन कहते हैं, ये बहुत जरूरी शब्द है भाई, ये बहुत आते हैं। डिडक्टिव रीजनिंग क्या बोलती है भैया, सामान्य नियम से विशिष्ट एग्जाम्पल्स की ओर, यानी विशिष्ट उदाहरण की ओर, यानी जनरल रूल्स टू स्पेसिफिक एग्जाम्पल्स। जैसे मान लो मैंने बच्चे को बोला बेटा गुरुत्वाकर्षण नाम की एक चीज़ होती है, ग्रेविटेशन होती है, हर एक चीज़ तुम ऊपर से छोड़ोगे वो नीचे गिरेगी। फिर बच्चा क्या करेगा, एक एक चीज़ को गिरा गिरा के देखेगा कि भैया ये गिर रही है, ये गिर रहा है, तो हर एक चीज़ को गिरा गिरा के देखेगा। तो उसने क्या किया भाई, पहले एक सामान्य नियम के बारे में सुना कि भैया हर एक चीज़ नीचे गिरती है, फिर विशिष्ट उदाहरण की ओर गया और हर एक चीज़ को गिराने लगा। तो इसे क्या कहते हैं भाई, इसे डिडक्टिव अप्रोच कहते हैं, ठीक है। ये रिवीजन के लिए बहुत बढ़िया रहती है। फिर होती है भैया दूसरी होती है भैया इंडक्टिव अप्रोच। इंडक्टिव में क्या होगा, मैं हर एक चीज़ को नीचे गिराते जा रहा हूँ। फिर बच्चे सोचेंगे अरे सर ऐसा क्यों कर रहे हैं, सर पगला गए हैं। नहीं भैया सर तो नहीं पगलाए हैं, अरे सब चीज़ें नीचे गिर रही है, कोई नियम तो नहीं है कि सब चीज़ों का नीचे गिरना कोई कारण है। तो ये क्या है भाई, ये इंडक्टिव रीजनिंग है। तो फॉर्मल ऑपरेशनल में यानी औपचारिक संचालन चरण में क्या होता है, बच्चे के अंदर डिडक्टिव रीजनिंग चालू हो जाती है, यानी वो समझने लगता है सामान्य नियम से विशिष्ट उदाहरणों की ओर, ठीक है, जाने लगता है। इसमें क्या रहता है, बच्चे के अंदर इमेजिनरी ऑडियंस यानी काल्पनिक दर्शक का भाव रहता है। बच्चा ये मानता है कि भैया हर कोई मुझे ही देख रहा है, अगर मेरे पिंपल आ गया तो हर कोई मुझे ही देख रहा है, मैंने बाल छोटे कटा लिया हर कोई मुझे ही देख रहा है, मेरी ड्रेस अच्छी नहीं लग रही हर कोई मुझे ही देख रहा है। तो बच्चे के अंदर ये भाव रहता है, पर असल में वास्तविकता में ऐसा कुछ नहीं होता, कोई उसे नहीं देख रहा है। नहीं तो भाई बच्चे जो रहते हैं भाई बहुत कॉकी से रहते हैं, बहुत कॉकी सा एटीट्यूड रखते हैं। पर्सनल फेबल वाली बात आ जाती है, यानी व्यक्तिगत कथा होती है। बच्चा मानता है कि मैं हूं एक एंटीक पीस, मैं हूं इस मदर नेचर की एक देन, सबसे अलग। जो सामान्य नियम हर किसी पे लगते हैं मुझ पे नहीं लगते। हर कोई होता होगा जो एक रात पहले पढ़ने पे फेल हो जाता होगा, मैं वैसा नहीं हूं। मैं अगर एक रात पहले पढ़ूंगा तो मैं फेल नहीं होऊंगा। तो इसे भाई पर्सनल फेबल कहते हैं। बच्चा जो अपनी व्यक्तिगत कथा बना लेता है कि भाई मैं बिल्कुल अलग हूं, मेरे ऊपर सामान्य नियम नहीं लगते हैं, और वो फेल हो जाएगा भाई, ठीक है। अच्छा यहाँ पे खत्म होता है, पर मैं एक बार बता दे रहा हूँ भाई, शॉर्ट में बता दे रहा हूँ। सेंसरी मोटर में क्या होता है, बच्चे अपने सेंसेस यानी सेंसरी मोटर यानी संवेदी गतिशील चरण में क्या होता है, बच्चा अपने सेंसेस का यूज करता है और उसी के थ्रू जो जानकारी जो से अर्जन करता है, यानी इंद्रियों का इस्तेमाल करता है। ऑब्जेक्ट परमानेंसी का भाव रहता है और गोल डायरेक्टेड बिहेवियर रहता है, ठीक है। प्री ऑपरेशनल में क्या होता है, बच्चे का जो भाषा विकास है बहुत तेजी से होता है, लैंग्वेज डेवलपमेंट होता है, ईगो सेंट्रिज्म का भाव होता है कि मैं सही हूँ बाकी सब गलत है, एनिमिज्म का भाव होता है, सेंट्रेशन और कंजर्वेशन में अंतर जान लेना, ये मात्रात्मक होता है, ठीक है। फिर आता है भैया कॉन्क्रीट ऑपरेशनल। कॉन्क्रीट ऑपरेशनल में क्या होता है, बच्चे के अंदर ये भाव रहता है कि उसके अंदर लॉजिकल थिंकिंग आ जाती है भैया, वो तार्किक सोच डेवलप कर लेता है और ठोस वस्तुओं को ज़्यादा समझ पाता है। कंजर्वेशन का भाव आ जाता है, रिवर्सिबिलिटी का भाव आ जाता है, क्लासिफिकेशन का भाव आ जाता है और सीरिएशन का भाव आ जाता है, यानी श्रेणीकरण का भाव आ जाता है, ठीक है। फॉर्मल ऑपरेशनल में क्या होता है, बच्चे के अंदर एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग हाइपोथेटिकल रीजनिंग चालू हो जाती है। बच्चा जो है साइंटिफिकली प्रॉब्लम सॉल्व करने लगता है कि उसे प्रॉब्लम का सॉल्यूशन चाहिए, पर साइंटिफिक रीजन भी चाहिए उसके पीछे कि इसके पीछे वैज्ञानिक कारण क्या है। डिडक्टिव रीजनिंग चालू हो जाती है, याद रखना सामान्य से विशिष्ट की ओर। और इमेजिनरी ऑडियंस की सब मेरे को ही देख रहे हैं, पर्सनल फेबल यानी मैं एक एंटीक पीस हूँ। तो देखो भाई यहाँ पे तुम्हारा जीन प्याजे एकदम बढ़िया तरीके से खत्म हो गया भाई। मैं बता रहा हूँ जीन प्याजे में इससे बाहर और कुछ नहीं आएगा भाई।
इसके बाद मैं लेव आइकॉट्स की वीडियो डालूंगा और फिर दोनों का एक बढ़िया तरीके से महासंग्राम करा देंगे, झगड़ा करा देंगे दोनों का और देखेंगे कौन क्या बोल रहा था। तो भैया आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। अगर मजा आया है तो भाई लाइक करो, सब्सक्राइब करो, अपने दोस्त को बनाओ, दोस्तों को ठोको नहीं, लाइक सब्सक्राइब बटन को ठोको। तो भैया आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर।